वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तैयारी कर लो चैनल के टॉपिक में, जो आज हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले हमने 1 से 3 तक की क्लास देख ली थी। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देखें। और दोस्तों एक खास चीज़ कि आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी ये चैनल सुझाव दें ताकि उनका भी इस चैनल के थ्रू कुछ लाभ हो सके। और दोस्तों ये चीज़ है कि अगर मैं अच्छे से तैयारी नहीं करवा पा रहा हूं तो आप लोग मुझे सुझाव दें कि किस तरह से मैं आपकी तैयारी बेहतर करवा सकूं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या है कि कंप्लीट सिलेबस देख रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक देख रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि एक भी टॉपिक छूटे जिससे आपका नुकसान हो। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहें और मुझे सुझाव कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके देते रहें। मैं चाहता हूं आपकी 100% तैयारी हो ताकि आप लोग जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको इसी अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लें। तो सुझाव भेजते रहें, चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सजेशन भी देते रहें, अपने दोस्तों को बताते रहें। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की। तो बहुत सारे आचार्यों ने अपने अपने तरीके से हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन था वह किया था। तो उसी पर आज हमारी ये वीडियो आधारित है कि किस तरह से इसका काल विभाजन हुआ। इसकी पहले जो वीडियो थे दोस्तों उसमें हमने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ, कैसे हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ लिखा गया, वो वर्ण क्रमानुसार था या काल क्रमानुसार था। तो इसी तरह से अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की और उसके नामकरण की। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के जो आधार है ना, वो कई तरह के आधार हो सकते हैं। जैसे प्रवृत्तियों के आधार पर था संत काव्य, सूफी काव्य, भक्ति काल, रीति काल, छायावाद, प्रगतिवाद। विकासवादिता के आधार पर अगर बात करें तो आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर अगर बात करें तो स्वच्छंदतावाद, स्वातंत्र्योत्तर काल। प्रधान कर्ता के आधार पर अगर बात करें तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग। इस प्रकार जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसका काल विभाजन किया गया। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों और आदर्शों में समानता के आधार पर होना चाहिए। ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं कि काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों और आदर्शों में समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का जो नामकरण है वो मूल साहित्य चेतना को आधार बनाकर करनी चाहिए। कालों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार होना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्तियों का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। तो ये था। और बात करते हैं हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों, इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन, जो कि परीक्षाओं में पूछता है कि किसने किस प्रकार से काल विभाजन किया है। तो यहाँ पे है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकारों जैसे गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, परंतु कुछ इतिहासकारों द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। सबसे पहला जो काल विभाजन का प्रयास किया था वो किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। काल विभाजन के संबंध में सबसे पहला प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन का है। वे काल विभाजन में पूर्णतः सफल तो नहीं हो सके, फिर भी उन्होंने यथासंभव काल क्रमानुसार सामग्री को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनका काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। पहला है चारण काल, फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जैसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य परिवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और अंत में महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस प्रकार से उन्होंने काल विभाजन प्रस्तुत किया था। इस प्रकार जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि चारण काल के तत्पश्चात वे 15वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं। 14वीं शताब्दी का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। कालों का नामकरण भी सर्वत्र किसी एक आधार पर उन्होंने नहीं किया था, इसलिए ये सर्वमान्य नहीं है। परंतु प्रथम जो प्रयास किया था काल विभाजन का वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया था। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद 1913 में काल विभाजन का एक नया प्रयास किया,
जो गिरियर्सन के काल विभाजन से ज़्यादा विकसित है। उनका काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। प्रारंभिक काल को उन्होंने दो भागों में बांटा। पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत तक, उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत तक, फिर मध्यकाल है उसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत तक, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत तक, फिर इन्होंने किया अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा। पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत तक और उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत तक। फिर था परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रम संवत और वर्तमान काल 1924 विक्रम संवत से लेकर के अब तक का समय। ये था किसका? मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं का यह विभाजन सम्यक व स्पष्ट है, परंतु तथ्यों की दृष्टि से इसमें अनेक असंगतियां विद्यमान हैं। ये असंगतियां किस प्रकार हैं? इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? कालखंडों के नामकरण में विभिन्न पद्धतियां अपनाई गई हैं। गिरियर्सन की भांति 700 से 1300 ईस्वी तक के युग को हिंदी साहित्य के साथ संबद्ध कर दिया गया है, जो कि अपभ्रंश का युग है। परिवर्तन काल अनावश्यक है। अलंकृत काल आंतरिक प्रवृत्तियों पर आधारित है। काल विभाजन का कोई स्पष्ट आधार भी नहीं दिखाई देता है, इसलिए इनका भी जो काल विभाजन है वो सर्वमान्य नहीं है, परंतु इन्होंने गिरियर्सन के काल विभाजन को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया था, मतलब संशोधन के साथ प्रस्तुत किया था। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 1929 ईस्वी में काल विभाजन का प्रयास किया, जो कि इस प्रकार है। उन्होंने 4 कालों में इसको बांटा। पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्य काल या रीति काल, संवत 1700 से 1900। और अंत में चौथा है आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल या जिसे गद्य काल कहा है, संवत 1900 से लेकर के 1984। तो कुछ इस प्रकार था किसका? किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही जो काल विभाजन है ना, वो सर्वमान्य माना गया है। क्यों? क्योंकि जो क्या कहते हैं, अगर उसकी बात करें, ये संवत में दिया है, और अगर बात करें जो सर्वमान्य मत है वो है आदिकाल 1000 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक, भक्ति काल 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक, रीति काल 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक का समय। ये सर्व स्वीकृति है। ये जो क्या कहते हैं काल विभाजन है, मतलब संपूर्ण जो साहित्यकार हैं, कुछ को छोड़े, उन्होंने इस मत को सर्वमान्य माना है। और ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। फिर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के काल विभाजन की त्रुटियों को संशोधित करके नया रूप देने में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का उल्लेखनीय योगदान रहा है। वर्मा जी का जो काल विभाजन है वो इस प्रकार है। संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत, चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत और रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से लेकर के अब तक का समय। फिर है गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन। गणपति चंद्रगुप्त जी का जो काल विभाजन है वो कुछ इस प्रकार है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में कुछ इस प्रकार काल विभाजन किया। प्रारंभिक काल या आदि काल 1184 से 1350 ईस्वी,
मध्यकाल एवं पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी, मध्यकाल उत्तर मध्यकाल 1600 से 1875 ईस्वी, आधुनिक काल 1857 से लेकर के 1600 से ये मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी और आधुनिक काल 1857 से लेकर के अब तक का समय। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार ना करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। डॉक्टर गुप्त ने प्रारंभिक व मध्यकाल के अंतर्गत तीन प्रकार के काव्यों की रचना को स्वीकार किया, जिसमें धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य शामिल थे। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने धर्माश्रित काव्य परंपरा के अंतर्गत 5 काव्य परंपरा को स्वीकार करते हैं। वो हैं धार्मिक रास काव्य परंपरा, संत काव्य परंपरा, पौराणिक काव्य परंपरा, पौराणिक प्रबंध परंपरा और रसिक भक्ति परंपरा। राज्याश्रित काव्य परंपरा के अंतर्गत भी 5 काव्य परंपराओं को उन्होंने स्वीकार किया, जो कि इस प्रकार हैं: मैथिली गीति परंपरा, ऐतिहासिक रास परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य, ऐतिहासिक मुक्तक परंपरा, शास्त्रीय मुक्तक परंपरा। लोकाश्रित काव्य के अंतर्गत केवल 2 परंपराएं उन्होंने शामिल की। कौन कौन सी हैं? स्वच्छंद रोमांस काव्य परंपरा और स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। तो इस प्रकार था किसका? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन। फिर बात आती है हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों में। साहित्यकारों का और उनके जो इतिहास ग्रंथ हैं उनके नाम यहाँ पे देख लेते हैं। परीक्षाओं में अक्सर पूछ लेता है इसमें से एक आध सवाल, तो ये भी टॉपिक अपना कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ व उनके इतिहास ग्रंथ, इतिहासकार व उनके इतिहास ग्रंथ। यहाँ पे ग्रंथ है और यहाँ पे ग्रंथकार का नाम दिया हुआ है। इस्तवार दाला लेत्रेतुई एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये है 1839 गारसा दतासी का। शिव सिंह सरोज 1883, शिव सिंह सेंगर का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, जॉर्ज ग्रियर्सन का। मिश्र बंधु विनोद 1913, मिश्र बंधुओं का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र व हरदयाल का। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य उद्भव व विकास 1952, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1933, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 1902, डॉक्टर भागीरथ मिश्र का। रीति काव्य की भूमिका 1949, डॉक्टर नगेंद्र का। हिंदी साहित्य का अतीत 1960, लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951, परशुराम चतुर्वेदी जी का। फिर है राजस्थानी भाषा और साहित्य 1960, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का। राजस्थानी पिंगल साहित्य 1961, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी काव्य संग्रह 1873, पंडित महेश दत्त शुक्ल। कौमुदी कविता कौमुदी 1928, पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930, बाबू श्याम सुंदर दास जी का। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930, सूर्यकांत शास्त्री का। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुरसेन शास्त्री का। इतिहास एवं साहित्य दृष्टि 1981, मैनेजर पांडे जी का। इसी प्रकार और भी हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। हिंदी वीर काव्य 1954, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य 1968, प्रभु दयाल मीतल का। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1998, ब्रज रत्न दास का। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1900 से लेकर के 1925,
डॉक्टर श्री कृष्ण लाल का। आधुनिक हिंदी साहित्य 1850 से 1900 डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 मोतीलाल मेनारिया का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 1961 नागरी प्रचारिणी सभा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। तो दोस्तों ये थे कुछ हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ व उसके लेखक या कह सकते हैं व उसके ग्रंथकार। तो इस प्रकार के प्रश्न भी इससे पूछ ले। तो दोस्तों बात कर लेते हैं विभिन्न कालखंडों के नामकरण की, जैसे कि आदिकाल को किस आचार्य ने क्या कहा, तो वीरगाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बीजोपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांकृत्यायन ने। आरंभिक काल कहा मिश्र बंधु ने। प्रारंभिक काल कहा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। उसी प्रकार भक्ति काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। माध्यमिक काल कहा मिश्र बंधु ने। पूर्व मध्य काल कहा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। इसी प्रकार रीति काल को अलंकृत काल कहा मिश्र बंधु ने। रीति काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। श्रृंगाल काल कहा विश्वनाथ त्रिपाठी ने। और कला काल कहा डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। इसी प्रकार आधुनिक काल है। आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा मिश्र बंधु ने। गद्य काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोस्तों इनके जो नामकरण है ना, अलग अलग विद्वानों में बहुत मतभेद थे, इसलिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसके नामकरण किए हैं। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मैंने पहले बताया कि जो साहित्यकारों द्वारा सर्वसम्मित काल विभाजन है, जो सर्वमान्य है, वो कौन सा है, आज हम क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का। और वो कुछ इस प्रकार है। आदिकाल 1000 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी। भक्ति काल 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी। रीति काल 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक का समय। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो का सार। आज हमने देखा, अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आएंगे। और दोस्तों घबराएं नहीं, क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करने वाले हैं, आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें।